टॉपिक है हमारा बैंकिंग का, बहुत ध्यान से देखना। आज जो मैं कराऊंगा ना, ऊपर देखो, आज जो मैं कराऊंगा यही टॉपिक में कम से कम 2 या 3 नंबर का बोर्ड में आएगा ही आएगा। ठीक है, एक तो मैक्रो असाइनमेंट बुक निकाल लो मेरी, ठीक है। हाँ, उधर देख मिल जाएगी तेरे को। देखो टॉपिक का नाम है हमारा बैंकिंग। क्या नाम है? बैंकिंग। बैंकिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आता है पेपर में। ठीक है, बैंकिंग आपका 2 तरह का है। ठीक है, बैंकिंग हमारे कोर्स में या नॉर्मली भी जनरली भी बैंकिंग 2 तरह का होता है। कितनी तरह का? 2 तरह का बैंकिंग। क्या मतलब है बैंकिंग 2 तरह का? मतलब बैंक का सिस्टम जो है वो 2 तरह का है। एक बैंक का सिस्टम है कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक, और एक बैंक का सिस्टम है हमारा सेंट्रल बैंक। ठीक है जी, 2 सिस्टम है। कृपया करके अभी गप्पे मत मारना कुछ देर, आधा घंटा कम से कम। ठीक है, हर कंट्री में 2 तरह के बैंक्स होते हैं। ठीक है, एक सेंट्रल बैंक होता है कंट्री में, और एक कमर्शियल बैंक की एक्टिविटी होती है। सेंट्रल बैंक हर कंट्री का एक ही होता है। हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक क्वेश्चन ये बनता है कि कब बना था? 1935, ये बता रखा है मैंने। ठीक है, एक और चीज बताता हूँ, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, और ये एक स्टैचुरी कंपनी है। स्टैचुरी कंपनी गवर्नमेंट की है और स्टैचुरी है। ठीक है, स्टैचुरी कंपनी है। इसको मैं इधर कर लेता हूँ, इसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। स्टैचुरी कंपनी यानी एक स्पेशल एक्ट पास हुआ था, उस एक्ट पे बनी थी। अगर आपको 11th क्लास थोड़ा याद हो बीएससी का, तो कंपनी के टाइप्स होते हैं हमारे। एक स्टैचुरी कंपनी होती है, गवर्नमेंट की कंपनी है। आरबीआई जो है या कोई भी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, वो पब्लिक से डील नहीं करता। ठीक है, वो डील करता है बैंकों से, गवर्नमेंट से या फॉरेन एंटिटी से। पब्लिक से डील वो नहीं करता। सेंट्रल बैंक का मेन मोटिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करना होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी या इकोनॉमी को, इकोनॉमीज फाइनेंशियल एक्टिविटीज को, फाइनेंशियल एक्टिविटीज को, बैंकिंग बोल दो या इस तरह की एक्टिविटीज हो गई, को कंट्रोल करना। दैट इज द मेन वर्क ऑफ सेंट्रल बैंक। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की, बेस्ड ऑन गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, सेंट्रल बैंक के बेटा पांडव कितने हैं? 5। ऑफ कोर्स राइट, पांडव 5 हैं। तो हमारे सेंट्रल बैंक के फंक्शन हमारे कोर्स में 5 ही हैं। ठीक है जी, सेंट्रल बैंक छोटा है कि बड़ा है? बड़ा। तो बिग बोल दो उसको, बिग सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो 5 फंक्शन ऐसे याद कर लेंगे। फाइनेंस में बड़ा है तो ये लो जी, फाइनेंस में बड़ा होगा। ठीक है, सेंट्रल बैंक फाइनेंस में सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है, बिग सीएफ ही कर लो, दैट इज ओके फॉर यू। तो ये फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक है। ठीक है, क्या क्या फंक्शन है? सेंट्रल बैंक एक बैंकर्स बैंक है। क्या है? बैंकर्स बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक एक कंट्री में इशुइंग अथॉरिटी है, इशुइंग करेंसी नोट, इशुइंग करेंसी अथॉरिटी। सब कराऊंगा डिटेल में, पहले लिख लो। सेंट्रल बैंक ही गवर्नमेंट का बैंक है। किसका बैंक है? गवर्नमेंट का बैंक। तो बिग से याद हो जाएगा आपको, बिग, बिग वर्ड याद रखना। बैंकर्स बैंक, इशुइंग करेंसी, बैंकर्स बैंक, इशुइंग करेंसी और गवर्नमेंट बैंक। मेरे साथ हो? मेजर काम इसका ये है। इसके अलावा क्रेडिट कंट्रोल करता है।
क्रेडिट कंट्रोल करता है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है हमारा, 2 या 3 नंबर का पेपर में आता है, ठीक है। देन फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को यही देखता है, किसी भी कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है जी, किसी भी कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व हर कंट्री का सेंट्रल बैंक का, ठीक है। आपको ये पता है हम आधे से ज्यादा माल इंपोर्ट ऑयल करते हैं बाहर से, कहां से करते हैं? बाहर से करते हैं ऑयल हम इंपोर्ट। जब ऑयल इंपोर्ट बाहर से करते हो तो क्या बाहर आप रुपए में पेमेंट करोगे क्या? आर यू गोइंग टू पे इन रुपीस? ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू पे इन द करेंसी विच दे वांट अस टू पे। जनरली डॉलर चलता है आपका, तो आपके पास उसका सामान होना चाहिए ना उतना पेमेंट करने के लिए। तो वो जो सामान है यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो रहते हैं हमारे सेंट्रल बैंक के पास। इन इंडिया इट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्वियर है, ठीक है। करीब करीब 620 बिलियन डॉलर आज की डेट में रिजर्व है। कितना? 620 बिलियन डॉलर रिजर्व है हमारे पास। बहुत बड़ा रिजर्व माना जाता है। यानी अगर हम 1-2 महीने भी कोई एक्सपोर्ट ना करें ना, एक्सपोर्ट करेंगे तभी तो फंड्स जाएगा हमारे पास। 1-2 महीने में एक्सपोर्ट ना करूं तब भी हम अपना पेमेंट कर सकते हैं ऑयल, इतना बड़ा रिजर्व है, ठीक है। 1-2 महीने भी कम बोल गया मैं, मे भी 6 महीने होगा, आई नीड टू चेक दैट, ठीक है। ये हमारा एक सेंट्रल बैंक। बाकी ये काम जो करता है ये बहुत बढ़िया बढ़िया काम करता है, ये सब आज बताऊंगा, ठीक है। पहले यही कर लेते हैं आज, ठीक है। कमर्शियल बैंक बाद में करते हैं, ठीक है। सेंट्रल बैंक का पहला पहला मेन काम होता है इशूइंग करेंसी काम। कौन सा? इट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन इंडिया वो प्रिंट नोट्स। जो हमारे जेब में नोट्स पड़े हुए हैं, जो हमारे जेब में नोट्स पड़े हैं, ये नोट जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट करता है। सारे नोट्स, कितने जितने भी नोट्स हैं, 5 का, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, 1000 का, 2000, ये सारे के सारे नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट करता है, ठीक है। एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, क्या बेटा? एक्सेप्ट 1 रुपी नोट विल बी इज प्रिंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड ऑल क्वाइंस, क्वाइंस को मिंट किया जाता है, क्वाइंस सारे के सारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिंट करता है। तो सब कुछ इसके अलावा 1 रुपए का नोट मेरे बच्चे और जितने भी क्वाइंस हैं सारे क्वाइंस, ठीक है, कौन कौन प्रिंट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसके अलावा सारे नोट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बस यही लाइन लिखनी है आपने। वाइल एक्सप्लेनिंग दिस, it is the Reserve Bank of India who holds the power to issuing currency, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पब्लिश ऑल नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी एंड कॉइन्स। ये लाइन बन जाएगी आप। ऑफ कोर्स वट एवर ही इज गोइंग टू इशू अ करेंसी, इट शुड बी इशू अगेंस्ट सम गोल्ड रिजर्व और सम सिक्योरिटीज। क्योंकि वो नोट छापने का मतलब है कि मैंने नोट छाप दिए, तेरे जेब में नोट आ गए, तो उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ एसेट्स होना चाहिए मेरे पास। इट्स ए लायबिलिटी टू सेंट्रल बैंक। जब तेरे पास नोट आ गया तो उसमें क्या लिखा होता है? मैं इस नोट के धारक को या बेरर को 500 रुपए देने का वचन देता हूं। इसका मतलब वो 500 रुपए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे लायबिलिटी हो गया, तो उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ असेट्स होना चाहिए हमारे पास, तभी हम नोट छापते हैं। तो वो असेट्स क्या होते हैं? गोल्ड इज मेजर असेट्स। जितने भी नोट छापूंगा, एक तरफ नोट छापूंगा मैं, उसकी दूसरी तरफ गोल्ड होना चाहिए मेरे पास। ये नहीं कि नोट छापता रहो छापता रहो छापता रहो, ऐसे नहीं चलता। देयर मस्ट बी द सिमिलर काइंड ऑफ असेट्स अगेंस्ट दैट नोट। क्या करती है गोल्ड का? पड़ रहता है उसको, रिजर्वियर है उसको, ठीक है। गोल्ड होना, गोल्ड या नॉट ओनली गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, ऐसा कुछ होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने 5,000 करोड़ छापे, ठीक है, उतने का ही कुछ ना कुछ मेरे को एसेट्स भी होना चाहिए। तो मेजरली गोल्ड का ही होता है आपका, याद रखना ये बात, ठीक है। यही लाइन लिखोगे आप इसको प्रिंट करते हुए। 2 नंबर का आएगा तो लिखोगे, क्वेश्चन आएगा आपको
एक्सप्लेन सेंट्रल बैंक्स इशूइंग करेंसी फंक्शन। तो लिखोगे इट इज द आप लिखोगे इट इज द in India it is the sole authority of Reserve Bank of India to issuing all currency notes against some assets of same value। बन गया आंसर। एक फुल स्टॉप, नेक्स्ट लाइन से एक्सेप्ट it issues all currency notes except 1 rupee note and all coins which has been issued and minted by Ministry of Finance। खत्म आंसर, इतना ही आएगा। 2 नंबर का 3 नंबर का यही आंसर देना मेरे साथ हो, सिंपल। फिर काम क्या करता है, पहला हमारा फंक्शन हो गया इशूइंग करेंसी अथॉरिटी, ये हमारा डन हो गया। एक ये भी डन हो गया हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है, बहुत एक नंबर का आएगा आपसे ज्यादा कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू होल्ड द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है। वो जो मैं चैप्टर करवा रहा हूँ ना फॉरेन एक्सचेंज अभी आपको, उसमें भी आएगा इसका मतलब, ठीक है। फिर देन द सेंट्रल बैंक्स का जो अगला फंक्शन है वो हमारा है बैंकर्स बैंक। बहुत आसान, जो फंक्शन HDFC, SBI, ICICI, सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक, रूमसोर बैंक, कमर्शियल बैंक, जो काम मेरे साथ वो करते हैं, ठीक है, बैंकों के लिए वही काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। मेरे साथ हो, यानी कि मैं, मेरा बैंक से क्या डीलिंग होता है बेटा, मैं अपना सेविंग आई विल गो एंड पुट इन HDFC बैंक, इसी तरह बैंक अपनी सेविंग भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करता है। और काम क्या होता है, मेरे को जब नीड पड़ेगी तो आई विल गो टू कमर्शियल बैंक एंड टेक लोन, उसी तरह जब बैंकों को नीड पड़ती है तो दे विल गो टू रिजर्व बैंक एंड टेक लोन, ठीक है। अच्छा, मान लो इसने मुझे फीस दी, क्या इसने मुझे एक फीस दी, ठीक है, मैंने कहा फीस कैश में नहीं बैंक के चेक में लिया, तो क्या करेगा, एक चेक काटेगा, ठीक है, मेरे को देगा, मैं चेक जाके प्रेजेंट करूंगा बैंक के अंदर, तो बैंक काम कर रहा है। इसको बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, यानी बैंक, बैंक ऊपर देख, बैंक इज क्लियरिंग द अमाउंट टू बी पेड टू मी, वो क्लियर कर रहा है। यानी ये चेक कहते हैं ना, बैंक का चेक क्लियर हो गया, सुना होगा ये वर्ड, बैंक का चेक क्लियर हो गया, तो क्लियरिंग हाउस फंक्शन बैंक करता है हमारे लिए। उसी तरह अगर एक बैंक को, HDFC को ICICI को पेमेंट करनी है, किसको बेटा, HDFC को ICICI को पेमेंट करनी है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर देगा। HDFC ने बोला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, भैया ऐसा मैंने 500 करोड़ देने हैं ICICI को, कैन यू टेक 500 करोड़ फ्रॉम माई रिजर्व एंड गिव इट टू ICICI। समझ आ गया लॉजिक, क्योंकि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास हर बैंकों का रिजर्व होता है, डिपॉजिट होता है, ठीक है, तो वो डिपॉजिट, जैसे मान ले इसका डिपॉजिट है मेरे पास 2000 करोड़, आई एम हैविंग ए डिपॉजिट ऑफ 2000 करोड़ ऑफ ICICI, आई एम हैविंग ए डिपॉजिट ऑफ 5000 करोड़ ऑफ HDFC, ठीक है। अब कोई कारण पड़ गया, कोई रीजन पड़ गया, ICICI को पेमेंट करनी है HDFC को, तो क्या होगा, क्या एंट्री करूंगा बेटा मैं, आई विल डेबिट द, ठीक है, ICICI अकाउंट एंड क्रेडिट द HDFC अकाउंट, यही तो करूंगा मैं, उसके अकाउंट से निकाल लूंगा पैसा और उसको, इसी को बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, तो बैंकर्स बैंक इसलिए बोला जाता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर बैंकों को कोई परमिशन चाहिए, कोई ब्रांच खोलनी है, राइट, कि मेरे को ब्रांच खोलनी है, नहीं, तो वो RBI हेल्प करता है उसमें, फैसिलिटेट करता है उस चीज को, परमिशन देता है बेसिकली कि खोल ले बेटा। कितने, मेरे को मुखर्जी नगर में, क्योंकि स्टूडेंट ज्यादा हो रखे हैं, IAS पढ़ने आते हैं यहाँ पे, मेरे को 2 ATM फालतू खोलने हैं, तो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जाओगे, वो खोलो, वो साइन करो, खोलो ऐसे। तो ये काम बैंकर्स बैंक का ये काम भी है। यानी जो काम आपका पब्लिक के लिए एक SBI या HDFC करता है, वही काम सेम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंकों के लिए करता है। तो बैंक पब्लिक हो गया यहाँ पे, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक हो गया। ये आपका बैंकर्स बैंक फंक्शन हो गया।
गवर्नमेंट्स बैंक, गवर्नमेंट के लिए भी वही काम करता है वो, जो बैंकों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम करता है, गवर्नमेंट के लिए वही काम करता है, यानी क्लियरिंग हाउस फंक्शन वहां भी करेगा वो। यानी अगर गवर्नमेंट को किसी को पेमेंट करनी है तो कौन हेल्प करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ने किसी की पेमेंट रिसीव करनी है, कौन हेल्प करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट बॉन्ड निकालती रहती है। आपने मेरे साथ गवर्नमेंट बजट चैप्टर किया है, सबने किया है। क्या मतलब होता है? एक्सपेंडिचर और रेसिप्ट दो ही चीजें होती हैं। अगर एक्सपेंडिचर बढ़ गया, रेसिप्ट कम है, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? लोन लेना पड़ेगा। समटाइम गवर्नमेंट टेक्स लोन फ्रॉम पब्लिक ऑल्सो, बॉन्ड इशू कर देती है। बॉन्ड, इंदिरा विकास पत्र, प्रधानमंत्री विकास पत्र, उनको बॉन्ड बोलते हैं, पब्लिक डेब्ट बोलते हैं। मोटा वर्ड क्या है उसका? पब्लिक डेब्ट। पब्लिक को लालच देती है गवर्नमेंट कि मैं एक बॉन्ड लेके आ रही हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड लेके आ रही है, 25,000 का बॉन्ड है, बैंक इसमें इंटरेस्ट देगा आपको 5% का, मैं दे रही हूँ 7%, तू कहाँ जाएगा? ठीक है, तो मैंने तेरे को बॉन्ड इशू कर दिया, तूने मेरे को क्या दे दिया? 25,000। जब तेरा 25,000 मेरे को आ गया, ठीक है, तो कौन संभालेगा ये 25,000 भैया? सरकार थोड़ा संभालेगी। इट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के लिए पब्लिक डेब्ट को मैनेज करती है। क्या करती है? पब्लिक डेब्ट को मैनेज करती है। मेरे साथ हो, ये लिखा होगा इसके अंदर, ठीक है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन करती है, पब्लिक डेब्ट को मैनेज कर लिया, क्लियरिंग हाउस फंक्शन कर लिया। एक काम और करती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए, एग्जैक्टली। सी यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, नरेंद्र मोदी हो या अरविंद केजरीवाल हो या कोई एलजी हो या कोई नेता हो, उनकी नॉलेज फाइनेंस में लिमिटेड ही होगी। दे हैव नॉट डन एमबीए फाइनेंस, जो तुम पढ़ रहे हो आज की डेट में। तो उनको बहुत बड़ा फैसला लेना है। फैसला क्या लेना उन्होंने? कि रिसोर्सेज कहाँ एलोकेट करने हैं, पैसा कहाँ से कलेक्ट करना है, क्या मैं लोन लूं या मैं कोई असेट्स बेच दूं। यू अंडरस्टैंड राइट? एयर इंडिया तो बिका है, ठीक है, तो किसी ने तो गाइड किया होगा, आप एक काम करो एयर इंडिया भेज दो, पैसा आ जाएगा 18,000 करोड़ रुपया। तो कौन गाइड करेगा? इट इज द सुप्रीम फाइनेंशियल अथॉरिटी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, विच इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस भी करती है फाइनेंशियल मैटर। यही सब लिखना है इसके अंदर, गवर्नमेंट बैंक 3 नंबर से ऊपर कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि टोटल चैप्टर 6 नंबर का है, उसमें मनी भी है और बैंकिंग भी है। तो एक आधा नंबर तो मनी खा जाएगा आपका, है ना। हाई बाउंड मनी क्या होती है? मनी सप्लाई की मेजर बताओ, M1, C प्लस DD प्लस OD, ठीक है। एक आधा नंबर, 2 नंबर ये कमर्शियल बैंक खाएगा आपका, जो मैं कराऊंगा अभी, ठीक है। बाकी नंबर आपके सेंट्रल बैंक में जाएंगे, और उसमें भी बहुत कुछ है अभी। तो अल्टीमेटली 2 या 3 नंबर से ऊपर कभी नहीं आएगा। तो उतना ही करो जितना 2-3 नंबर के लिए है बस। और आपका तो और आसान है, आधे नंबर ही आपके ऑब्जेक्टिव है, समझ रहे हो? तो आधे नंबर ऑब्जेक्टिव है, तो फिर बड़ा क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं मनी एंड बैंकिंग में। आई कैन गिव यू इन राइटिंग, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे बस, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया आपका गवर्नमेंट का। कोई डाउट है इसके अंदर अभी तक? ठीक है, कहोगे तो मैं डिक्टेट कर दूंगा, ये तो मैंने नोट दे रखे हैं सबको। मनी एंड बैंकिंग इन नोट सबके पास है? मनी एंड बैंकिंग, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तेरे पास नहीं है? अभी नहीं है, पर है ना, बहुत है वो, उतना ही करना है आपने। इसके अलावा मैं आपको क्या करूंगा, अगर मैंने नहीं दिया होगा तो मनी एंड बैंकिंग के पिछले 10 साल के क्वेश्चन, 10 ईयर्स के सारे दे दूंगा आपको मैं। तो आपके स्कूल के तो कवर हो जाएंगे उसी में, स्कूल में तो वहीं से बनेगा पेपर, ठीक है। और मैंने मनी एंड बैंकिंग के असाइनमेंट दे रखी है आपको, उसमें मैंने 8-8 केस स्टडी दे रखी है, 8-8 केस स्टडी आएगी इसके अंदर, तो वो प्रैक्टिस हो जाएगी अभी, ठीक है। अब जो आखिरी टॉपिक है हमारा, वो है क्रेडिट कंट्रोल। क्या टॉपिक है हमारा? क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे कोर्स का, जो कि एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है हमारे लिए, या कोई भी कंट्री का सेंट्रल बैंक करता है हमारी कंट्री, अपनी कंट्री के, ठीक है। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब क्या होता है? क्या सिर्फ कम करना या बढ़ाना भी?
कंट्रोल का मतलब कम करना नहीं होता, कंट्रोल तो अगर तो कम हो रहा है तो बढ़ा दो, अगर ज्यादा हो रहा है तो कम कर दो, बोथ साइड चलता है, तो कंट्रोल विल वर्क बोथ साइड। ठीक है, तो क्रेडिट कंट्रोल में क्या क्या टॉपिक आता है? कंट्री में मनी सप्लाई ज्यादा है, यही वर्ड आएंगे आपको, मनी सप्लाई ज्यादा है, इसका एक मतलब होता है इन्फ्लेशन है। क्या है? इन्फ्लेशन है। इसका एक और मतलब होता है कंट्री में एग्रीगेट डिमांड। क्या? एग्रीगेट डिमांड, वही तो साफ आ रही है ना, एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, ये भी एक ही मतलब निकलता है। तो ये तो दिस इज द सिचुएशन, सिचुएशन। इसका सॉल्यूशन करना है हमने, सॉल्यूशन करना है इसका सॉल्यूशन। हाँ, वो फिस्कल मेजर है, बैंकिंग मेजर नहीं है वो, सही पकड़ा तुमने। ठीक है, सॉल्यूशन इसका है, जो सेंट्रल बैंक करता है उसको बोलते हैं मॉनेटरी कंट्रोल। क्या बोलते हैं उसको? मॉनेटरी कंट्रोल। वो कैसे करता है? मॉनेटरी कंट्रोल के कुछ टूल्स होते हैं हमारे। क्या? मॉनेटरी कंट्रोल के कुछ टूल्स होते हैं, 8 टूल्स हैं। कितने हैं? 5+3 बोलता हूं मैं उसको, अगेन 5+3, वो टॉपिक है अभी का हमारा। वो टूल कौन से हैं? अब इसको अगर रिवर्स कर दोगे तो वो भी सिचुएशन होती है, मनी सप्लाई कम है, ज्यादा करनी है, इन्फ्लेशन कम है, ठीक करना है इसको, डिमांड, हाँ वही सब कुछ वही। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ अच्छी तरह डिटेल में। ठीक है जी, अब मनी सप्लाई को मेरे को ये आपकी सिचुएशन है, सॉल्यूशन ये है, करना क्या है, ये सब कम करना है हमने, मनी सप्लाई को हमने कम करना है, इन्फ्लेशन को हमने कम करना है, डिमांड को हमने कम करना है, ये करना है हमने। ठीक है, उसको कम करने के जो टूल्स हैं, पहला टूल है आपका बैंक रेट। क्या टूल है आपका? बहुत आसान, बैंक रेट। ठीक है, दूसरा टूल है आपका रेपो रेट। ये परसों का वर्ड है, परसों भी सेंट्रल बैंक ने स्टेप उठाया है, हमारी कंट्री के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने परसों मॉनेटरी पॉलिसी निकाली थी, हर क्वार्टर निकालता है, उसने एक स्टेप उठाया था, बताऊंगा क्या किया था उसने। ठीक है, ये वर्ड तूने सुने भी होंगे, रेपो रेट टीवी पे आता रहता है कैप्शन में। ठीक है, फिर तीसरा है हमारा इसका रिवर्स रेपो रेट। चौथा है हमारा लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। साफ दिख रहा है? ठीक है, लीगल रिजर्व, हाँ, इसके दो पार्ट होते हैं, आज के टॉपिक है ये भी। एक को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व आसान है टॉपिक ये बहुत, रेशो। और एक को बोलते हैं स्टैचुरी, स्टैचुरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। पांचवा है हमारा इसके अंदर ही, सब बताऊंगा आज, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन। छठा है मार्जिन रिक्वायरमेंट। हाँ लिख लेना, बाद में फोटो खींच लेना। हाँ हाँ फिर लिख लेना, पर इंपॉर्टेंट बहुत है ये। हाँ हाँ, ये अभी कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ एक्सप्लेन, अब बहुत सारा एक्सप्लेन करना। हाँ,
तूने एक आंसर तूने दिया ना, टैक्स बढ़ाना है, उसी तरह का आंसर है बस। 7th है आपका सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अभी समझाऊंगा अच्छी तरह, डोंट वरी, पहले लिख रहा हूं। 8वां है मोरल सुएशन। परसुएशन कर लेते हैं, परसुएशन। ये आपके 8 मोटे मोटे वर्ड हैं। 5+3 बोलता हूं मैं इसको, क्यों बोलता हूं? 5 जो ये वाले पहले 5 हैं, इनको बोलते हैं क्वांटिटेटिव। क्या बोलते हैं इसको? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ये जो 3 है, इनको बोलते हैं, यानी 6, 7, 8, इसको बोलते हैं हम क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। इनका मतलब बताऊंगा अभी मैं। तो ऐसे करके 5+3 बोलता हूं मैं इसको। पैसा लोगों के पास ज्यादा है मेरे एग्जांपल में। आरबीआई को ऐसे स्टेप उठाने हैं कि पैसा कम कर दे वो लोगों के पास, लोगों की जेब से ऐसा खींच ले, परचेसिंग पावर कम कर दे, उससे महंगाई कम हो जाती है, इन्फ्लेशन कम हो जाती है, मनी सप्लाई कम हो जाती है। यही करना है। अब वो क्या करेगा देखते हैं इसको। पहले आपको पता होना चाहिए कि बैंक रेट होता क्या है। ठीक है, बैंक रेट वो रेट होता है जिसपे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट चीज है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को लोन देता है लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे कमर्शियल बैंक यानी HDFC, ठीक है, पब्लिक को लोन देता है, उसको इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। उसी सेम चीज को अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दे रहा है कमर्शियल बैंक को लोन, उसको बैंक रेट बोलते हैं लॉन्ग टर्म के। मेरे साथ हूं, समझ गए? रेपो रेट बिल्कुल सेम है। रेपो रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या? रेपो रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को ही लोन देगा, लेकिन शॉर्ट टर्म। तो बैंक रेट में और रेपो रेट में सिर्फ टर्म का फर्क है। लॉन्ग टर्म बैंक रेट, शॉर्ट टर्म रेपो रेट। हर क्वार्टर चेंज होती है, परसों हुई है चेंज। ठीक है, तुम भी वही बोलोगे, ठीक है, तुम भी वही बोलोगे कि यही करना चाहिए सर जो आरबीआई ने किया परसों। ठीक है, मैं समझाता हूं। अच्छा जी, पैसा लोगों के पास ज्यादा है, क्या है? तो आंसर दिए। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पैसा कम करना है। पैसा ज्यादा है मेरे एग्जांपल में, पैसा ज्यादा है, महंगाई है, डिमांड ज्यादा हो रखी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कम करना है। तो क्या करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? बैंक रेट बढ़ाएगा कि कम करेगा? चलो मैं लिख भी देता हूँ साथ साथ। सिचुएशन है, एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, मनी सप्लाई ज्यादा है, इन्फ्लेशन है, महंगाई है। तो बैंक रेट मान लो भी है, मान लो 4%, कितनी है? यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी लोन दे रहा है 4% पे। ठीक है, तो ये बढ़ाएगा या कम करेगा? कम क्यों बोला तुमने? चलो मैं करता हूं, मैं समझाता हूं तेरे को। 4% पे अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दे रहा है कमर्शियल बैंक को, तो कमर्शियल बैंक यानी मान लो HDFC है, वो आगे कितने पे देगा? कुछ तो कमाएगा ना खुद भी, वो आगे देगा 6% पे। मेरे साथ है? हाँ, अब समझ आ गया। अब पैसा, लोगों का पैसा मुझे कम करना है, राइट? क्या करना है? कम करना है ना पैसा। तो मैं डेफिनेटली 4 का 8 कर दूंगा, राइट? ताकि आगे पब्लिक को कितने में दे, उसको HDFC कितने में दे पब्लिक को?
12% पे 12% पे कोई लोन लेगा? यही रोल है सेंट्रल बैंक। मेरे साथ हो? ये है लॉजिक। तो याद रखना मेरा टिप, 5 के 5 तोल बढ़ाएगा वो। अगर डिमांड ज्यादा है, कम करनी है क्या? अगर डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है, उसे कम करना है, सब कुछ बढ़ाएगा रोहित, सब कुछ बढ़ाएगा, याद रखिए। पहला बैंक रेट बढ़ा दिया हमने, रेपो रेट सेम ही है, तो शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म में बात एक ही है, तो रेपो रेट भी वो क्या कर देगा? बढ़ा देगा। किस सिचुएशन में? इन्हीं सिचुएशन में। एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, मनी सप्लाई ज्यादा है, इन्फ्लेशन ज्यादा है, मनी सप्लाई को कम करना है, रेपो रेट वो बढ़ा दे। क्लियर? सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। तू यहां देख भाई, उसने कर रखा है ये। हाँ, रिवर्स रेपो रेट बहुत आसान है। जिस रेट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को लोन देता है उसको रेपो रेट बोलते हैं। जिस रेट पे कमर्शियल बैंक अपना अमाउंट डिपॉजिट करता है सेंट्रल बैंक पे, उसका इंटरेस्ट वो देगा सेंट्रल बैंक इस बार, उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। या ऐसे बोल दे, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लोन देता है उस रेट को रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, उल्टी वाली चीज। आरबीआई अगर चार्ज कर रहा है तो रेपो रेट है, आरबीआई को देनी पड़ रही है तो रिवर्स रेपो रेट है। अब बताओ ये बढ़ाएगा ही कम करेगा? इसी केस में मैंने पहले ही बोल दिया बढ़ाना ही है। आई टोल्ड यू फर्स्ट बढ़ाना। कैसे बढ़ाएगा सोचते हैं। मान लो ये एचडीएफसी है, एचडीएफसी अगर आरबीआई को पैसा देता है तो आरबीआई इंटरेस्ट दे रहा है इसको 5%। मेरे साथ हो? यही है रिवर्स रेपो रेट, है ना? अब नहीं, ये दे रहा है, इसने डिपॉजिट किया अपना पैसा जमा किया ना इसने, तो इसको इंटरेस्ट मिला। अब क्या करेगा ये एक्सेस डिमांड में, यानी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, मनी सप्लाई ज्यादा है, इन्फ्लेशन ज्यादा है, मनी सप्लाई को कम करना है, ये करना है हमने। तो ये 5 का क्या कर देगा? ये कर देगा 8%। लॉजिक है ना? अब एचडीएफसी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे ही 3% फालतू मिल रहे हैं, तो पब्लिक को क्यों देगा लोन? वो पब्लिक को देने में रिस्क भी तो है, भाग जा भाई लेके विजय माल्या। तो चला के दिखाता है सेंट्रल बैंक यहाँ पे। वो क्या करता है, जितना कमर्शियल बैंक को पब्लिक से मिल रहा है ना उतना ही कर देगा, ले पकड़ बेटा। तो पब्लिक को फिर एचडीएफसी किसको देगा? पब्लिक को देगा कि रिजर्व बैंक को देगा? यही काम करना है उसने। लोगों की जो मनी सप्लाई बढ़ी हुई है वही कम करनी थी हमने। तो ये आरआरआर भी, आरआरआर, रिवेंज रोर, रिवेंज रोर और रिवोल्ट, आरआरआर, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो इट इनिशियली स्टार्टेड फॉर द हाउसिंग फाइनेंस। ठीक है, अच्छा जी, क्लियर हो गया जी आपको ये क्या रोल है हमारा सेंट्रल बैंक का? गेम आसान है, लॉजिक में घुस गया। महंगाई ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, कम करना है, बैंक रेट बढ़ा दो, रेपो रेट बढ़ा दो। मेरे साथ हो? रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दो। सब कुछ बढ़ाना, पहले ही बोल चुका हूं 5 चीजें सबकी जब बढ़ानी होती है। अभी दिखाता हूं आपको, देखो कैसे। फिर आपका ये हो गया, ये भी बढ़ाएगा। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, ठीक है। कुछ भी कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट आता है तो सेंट्रल बैंक ने भाई साहब ये बोल रखा है, क्या बोल रखा है? सेंट्रल बैंक ने ये बोल रखा है कि सारा लोन नहीं देना तुमने। तेरे पास डिपॉजिट आया 20 करोड़ का, 20 का 20 लोन मत दे दे। कल को तूने उससे लोन दे दिया और जिसने तेरे को जमा किया वापस मांगने आ गया तो कहां से देगा? कहां से देगा पैसा वापस? ये तो है ना। कुछ जरूर होना कि जिसने डिपॉजिट किया वो उसी टाइम आएगा जब वहां से लोन वापस आएगा। आई विल एक्सप्लेन यू। पहले मैं आपको ओपन मार्केट बताता हूँ, क्योंकि लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट इज आल्सो टॉपिक ऑफ कमर्शियल बैंक, तो वहां भी एक्सप्लेन करूंगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? नाम से लग रहा होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचता है और खरीदता है। क्या करता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी शेयर्स वगैरह, ठीक है, शेयर्स बॉन्ड डिवेंचर वगैरह बेचता है और खरीदता भी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। मेरे साथ हो? पैसा लोगों के पास ज्यादा है, करना है कम, सेल ज्यादा करेगा कि परचेज ज्यादा करेगा? पैसा तेरे पास ज्यादा है, तेरे पॉकेट में 5 लाख पड़े हैं, मैं चाहता हूं कम हो जाए, क्या करूंगा मैं? सेल, ताकि मैंने सिक्योरिटी सेल कर दी, तेरे जैसे पैसा मेरे पास आ गया। और अगर डेफिसिट डिमांड है, पैसा लोगों के पास कम है, ज्यादा करना है, तो परचेज कर लूंगा भाई, वापिस ले ले पैसा। ठीक है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन इज नथिंग जस्ट अप सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय आरबीआई। इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड, ऐसे लिखोगे, इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड सेल ऑफ सिक्योरिटी विल बी हायर। खत्म, आसान है ना? दिमाग में घुस जाएगा, सारे आंसर आ जाएंगे। फिर आते हैं हमारे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। आखिरी टॉपिक आसान है, ये आसान है बहुत। मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है गिरवी रखना। क्या रखना? गिरवी। गिरवी रखते हो ना, आप लोन लेने जाओगे कमर्शियल बैंक से, तू गया भाई एजुकेशन लोन, मैं अपने बेटे का लोन लेने गया, मैं अपने बेटे का लोन लेने गया, कहाँ गया जी? HDFC में, और रियलिटी है गया था मैंने, ठीक है, 7 लाख का लोन। हाँ, 7 लाख का लोन लेने गया, मैं कहा भाई 7 लाख का लोन चाहिए मुझे। कह रहा 7 लाख की सिक्योरिटी जमा कर दो, बोला उसने मुझे 7 लाख की सिक्योरिटी जमा कर दो, यानी गिरवी कर दो कुछ ना कुछ, या तो कोई FD पड़ी हो वो गिरवी कर दो, या कोई गोल्ड पड़ा हो वो गिरवी कर दो, समथिंग आई हैव टू पे। उसको बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। मैं सोचने में, हाँ हाँ, FD करी थी ना पापा की प्लज, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या बोलते हैं उसको? अब मुझे आप बताओ जी, सिचुएशन वही है, सिचुएशन एक्सेस डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई से रोहित जी, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाएगा कि कम करेगा? तू